नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के माछिल में आतंकी हमला, पाकिस्तानी सेना भारतीय जवान मनदीप के शव को किया क्षत विक्षत, जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी ढेर। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा कर्नाटक हाई कोर्ट के कमरों में लगे ताले, संस्था को कमजोर करने पर उठाए सवाल। टाटा विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, रतन टाटा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी की मांग। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, मामले पर सरकार की नजर। राष्ट्रपति चुनाव से हफ्ते भर पहले हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका, एफबीआई ने दोबारा शुरू की ईमेल की जांच, ट्रंप ने किया स्वागत। और खिताब से एक कदम दूर सानिया हिंगिस, WTA के सेमीफाइनल में पहुंची जोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण कोरिया की भिड़ंत। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। शुक्रवार को माछिल में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों ने शहीद के शव को क्षत विक्षत कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं विदेश मंत्रालय ने इस मामले में आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया है। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा और सीमाई इलाकों में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार बम दागे और स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाईं। सेना और बीएसएफ ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। बीएसएफ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। हम उतने ही नंबर को देख सकते हैं जिसको हमने आंखों से देखा है, हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है, और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर को कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार शाम से जम्मू के साथ कठुआ, हीरानगर और सांबा में बीएसएफ की कम से कम 24 चौकियों को निशाना बनाया। रेंजर्स के निशाने पर सीमाई गांव भी थे और गोलीबारी का असर इन पर भी दिखा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और जो गांव में रुके हुए हैं वो बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ज्यादा हुई इधर फायर। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। हमने तो तभी खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया था जब फायर हो गया। बड़े पूरे गाँव से जनाब खाली हो गया। वो डंगर माल मलेशिया लेकर पीछे हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर फायरिंग की। इन इलाकों से भी लोग दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। 3 इलाकों में, पलावाला सेक्टर में और सुंदरबनी सेक्टर में और नौशहरा सेक्टर में जो है अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन जो है पाकिस्तान कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना बिल्कुल इनको जिस तरीके का जवाब जो रिस्पांस है हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और बिल्कुल मुंह तोड़ दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि भारी फायरिंग कर पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार कराना चाहता है। बीएसएफ और सेना ने गुरुवार को घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम कर दी थीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फायरिंग में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हुए हैं, 34 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं, जबकि बीएसएफ ने 21 अक्टूबर को 7 पाक रेंजर्स को मारने की बात कही थी। वहीं 25 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 जवान हताहत हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया है। भारत से पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को निकाले जाने के बाद पाकिस्तान ने भी ऐसी ही कार्रवाई की है। भारत ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कारण नहीं बता पाया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच वार्ता पर जोर दिया है। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी सुरजीत सिंह को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश देने की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने सुरजीत सिंह पर कार्रवाई की ठोस वजह नहीं बताई। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी उच्चायोग में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद ये बदले की कार्रवाई है। The government condemns Pakistan's step. It is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of Pakistan High Commission staffer Mahmood Akhtar in Delhi while indulging in anti-India activities. Pakistan's action further confirms that it continues to be in denial of its anti-India activities, including cross-border terrorism. पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में शामिल तीसरे आरोपी शुएब को
शुक्रवार को जोधपुर से दिल्ली लाकर गिरफ्तार किया गया। शोएब को गुरुवार शाम जोधपुर में हिरासत में लिया गया था। पासपोर्ट और वीजा एजेंट शोएब 6 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान हाई कमीशन में इसकी काफ़ी दोस्ती है, उन लोगों से संपर्क में था पिछले 3-4 साल से, और उसके एवज में ही वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसको भी टास्किंग की हुई थी कि आर्मी के, बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट, ट्रूप्स की मूवमेंट, वो सारी चीज़ें इससे मंगा रहे थे। जासूसी में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को गुरुवार को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाने वाला महमूद जासूसी नेटवर्क चलाता था। उसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी मिले थे। इस बीच अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में बढ़ते राजनयिक तनाव पर चिंता जताई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मतभेद सुलझाने के लिए दोनों देशों को बात करनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है। थेरेसा मे 6 से 8 नवंबर के बीच भारत दौरे पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर ब्रिटेन की नीति नहीं बदली है और भारत और पाकिस्तान को वार्ता से ये मामला सुलझाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कर्मचारियों और राजनयिकों को निकालने की घटनाएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत में इस बात की जांच चल रही है कि पाकिस्तान उच्चायोग के और कौन से कर्मचारी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त थे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि अलगाववादी बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला हल करने के लिए पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। वहीं कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है, लेकिन श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। राजधानी श्रीनगर के 6 इलाकों में शुक्रवार को एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया। अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया। घाटी में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन धारा 144 लागू है। अलगाववादियों की हड़ताल के चलते जनजीवन ठप रहा। दुकानें, पेट्रोल पंप और स्कूल बंद हैं। उधमपुर पहुंची मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अशांति के लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं पत्थर मारने के लिए, और वो भी पत्थर मारने के लिए नहीं, बल्कि पत्थर ऐसे मारने के लिए कि खुदा ना खासा उनकी अपनी जान चली जाए। मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी होगी। जंगो जिदल का जो मसला है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है, और ये जितना जल्द हो सके ये खत्म होना चाहिए, और सिविलाइज मुल्कों की तरह हमें एक दूसरे से बैठ के बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है उसमें पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। इस बीच विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी पक्षों से तुरंत वार्ता शुरू करने की अपील की। इस बीच सुरक्षा बलों ने श्रीनगर और कुलगाम जिलों से 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में एक पुलिस कर्मचारी भी है। खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जजों की कमी की वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट के कमरों में ताले लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि जजों की नियुक्ति में किसी तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि जजों की कमी की वजह से अदालतों के कमरे बंद पड़े हैं। क्या आप न्यायपालिका को ताला लगाना चाहते हैं? केंद्र सरकार पूरे संस्थान के काम को ठप नहीं कर सकती। Entire justice delivery system is getting paralyzed. That's what the Chief Justice said. That how can the government sit over the names? To which the Attorney General said that, well, the memorandum of procedure has not been finalized. So the Chief Justice has said that should not come in the way of making the appointments right now according to the old procedure.
चीफ जस्टिस ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची के बारे में भी सवाल पूछा। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, इस सूची में कई नाम हैं जो सही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि न्यायपालिका में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पूरा होने से कोई लेना देना नहीं। Time and again pinpointing the center, I don't think that it is fair. Certainly it will take some time because we have to deliberate with the state governments, we have to deliberate with the other constitutional authorities and all that. कांग्रेस ने सरकार के रुख की आलोचना करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। बहाना बनाया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP पे जब तक हमारी यानी सरकार की बात नहीं मानोगे तब तक हम इन नियुक्तियों को नहीं होने देंगे। इसका सिर्फ परिभाषा में डिक्शनरी में एक ही शब्द है, ब्लैकमेल। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत को न्यायिक आदेश के जरिए इस गतिरोध को दूर करने पर मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम ने फरवरी में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की सूची भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा और खाली पड़े पदों को जल्द ही भर दिया जाएगा, जिससे कि करोड़ों लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा और उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे अरसे से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर शिवपाल यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मुलाकात की। इसे आने वाले चुनाव के लिए महागठबंधन की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में जारी कलह के बीच महागठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मुलाकात की। अजीत सिंह ने कहा कि उन्हें रजत जयंती समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें वो जरूर हिस्सा लेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए। जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो करीब 1 महीने पहले ही जो अभी शिवपाल जी ने कहा वही कि लोहियावादी और चरण सिंहवादी इकट्ठे होने चाहिए, एक मंच पे आने चाहिए। किस रूप में आए वो डिस्कस करने की बात है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी पहले परिवार के झगड़े सुलझा ले, फिर महागठबंधन की बात करे। अखिलेश यादव अलग यात्रा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अभी भी धड़ेबाजी है, खुद का दल संभल नहीं रहा, ग्रैंड झगड़ा जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसका निपटारा नहीं कर पा रहे, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुंभा पूरी तरह बिखरा हुआ है। 5 नवंबर को इटावा में समाजवादी पार्टी 25वां स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें वो गैर बीजेपी और गैर बीएसपी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी में है। इसी के तहत बुधवार को शिवपाल यादव जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के विवाद में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी चिट्ठी में रतन टाटा के खिलाफ एसआईटी के गठन की मांग की है। स्वामी ने लिखा कि साइरस मिस्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करके रतन टाटा के खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि मिस्त्री की ईमेल में रतन टाटा पर 4 गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये सभी बेहद गंभीर हैं। इस बीच कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधीनगर में कहा कि सरकार पूरे मामले पर गहराई से नजर रख रही है। उन्होंने साफ किया कि सरकार फिलहाल इस विवाद में दखल नहीं देगी। मिस्त्री को सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से बर्खास्त किया गया था। इसके बाद मिस्त्री ने ईमेल भेजकर रतन टाटा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि टाटा सन्स इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल।
भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा मांगा है। आरटीआई आवेदक लोकेश बत्रा ने प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी थी, लेकिन पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा वजहों से जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर ने पीएमओ को ये पता लगाने को कहा कि क्या वास्तव में इन फाइलों में सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां हैं, जिसके आधार पर सूचना देने से इनकार किया गया है। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी शीर्ष अदालत गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी फैसला टोल वसूली के आंकड़ों को देखने के बाद ही होगा। कोर्ट ने कहा कि वो ये जानना चाहता है कि फ्लाईवे बनाने में कितना खर्चा आया और कंपनी ने अब तक कितनी वसूली की है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला ये फ्लाईवे 9.2 किलोमीटर लंबा और 8 लेन का है। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने टोल वसूली को चुनौती दी थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। गुजरात के वडोदरा में शुक्रवार को एक पटाखा दुकान में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना वाघोडिया तहसील के रुस्तमपुरा गांव की है। आग शाम के वक्त लगी और देखते ही देखते इसने दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर अब काबू पा लिया गया है। सर्दी शुरू होने से पहले ही राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर से ढक गई है। हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि प्रदूषण सामान्य से 10 गुना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक दिवाली के समय प्रदूषण और बढ़ेगा। मौसम बदल रहा है तो प्रदूषण भी खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। दिल्ली के आनंद विहार पर PM 2.5 का स्तर 584 तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य स्तर 60 है। आर.के. पुरम में PM 2.5 का स्तर 466, मंदिर मार्ग में PM 2.5 का स्तर 343 तक पहुंच गया है। यानी हर जगह पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। देखिए, विंटर सीजन में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल्स एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि विंड स्पीड्स कम हो जाती हैं। जो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर है वो नीचे आ जाती है, जो पोल्यूशन आपका डिस्पर्स नहीं हो पाता है और अकोमुलेट होने लग जाता है दिल्ली रीजन में। क्योंकि सोर्सेज यहाँ पहले से ही मौजूद हैं और बाहर का कंट्रीब्यूशन दिल्ली की तरफ आता है, तो विंटर्स में आपको ज़्यादा पोल्यूशन देखने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। दिवाली नजदीक है तो ऐसे में पटाखों के चलते भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई। फैसला हुआ कि सराय काले खां, आनंद विहार, कश्मीरी गेट, ITO और IIT दिल्ली या फिर एम्स पर एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। जो मिस्ट फाउंटेन वाली चीज़ है वो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, बट अभी तक आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए ट्राई नहीं किया गया है। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए इसको ट्राई करने के लिए एक जगह हम लगा के दिखना चाहते हैं। उनका कहना है लोगों का कि बहुत ज़्यादा इससे पोल्यूशन कम हो सकता है। पिछले साल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। मतलब सरकार भी मान चुकी है कि प्रदूषण से निपटना है तो सिर्फ ऑड इवन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया सरकार ने विरोधियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग किया है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद रूस ने सीरिया का बचाव किया है। रूस ने कहा कि उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है और खुद सीरिया सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आरोप है कि सीरिया सरकार ने 2014-2015 में हथियारों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद सीरिया पर नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है। We believe that sort of the proof is not there for any big punitive action to be taken. It's simply not there.
let's continue the discussion. We'll continue, studying the report. Please read the remarks I made, and they are very, very serious technical remarks, which bring to light certain weaknesses. Let's face it, in the work of JIM. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट सेना के अभियान को नाकाम करने के लिए हजारों नागरिकों को बंधक बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विभाग की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने बताया कि बुधवार को आतंकी संगठन ने 232 लोगों की हत्या कर दी। इनमें इराकी सुरक्षा बल के 190 जवान और 42 नागरिक शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आईएस ने अब भी 5000 से ज्यादा परिवारों को बंधक बना रखा है। दरअसल इराकी सेना ने 17 अक्टूबर को मोसुल शहर को आतंकियों से छुड़ाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें सेना ने 800 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने इराक के शहरों में आतंकी हमले बढ़ा दिए हैं। ISIL's depraved, cowardly strategy is to attempt to use the presence of civilian hostages to render certain points, areas, or military forces immune from military operations, effectively using tens of thousands of women, men, and children as human shields. Many of those who refused to comply were shot on the spot. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की है। गृह मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये बात शुक्रवार को आईटीबीपी के 55वें स्थापना दिवस पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद बहादुरों का नहीं, कायरों का हथियार है। राजनाथ सिंह ने बताया कि आईटीबीपी की मुस्तैदी की वजह से सीमा उल्लंघन के मामलों में 7% कमी आई है। गृह मंत्री ने मुश्किल हालात में भी बेहतरीन काम करने के लिए आईटीबीपी की तारीफ की। हमारे एक पड़ोसी देश, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। बराबर उसकी यह कोशिश रहती है कि आतंकवाद का सहारा लेकर वह अपनी बात भारत से मनवाना चाहता है। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच यह आतंकवाद यह बहादुरों का, वीरों का हथियार नहीं होता है, बल्कि यह कायरों का हथियार होता है आतंकवाद। एफबीआई ने हिलरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले की जांच फिर शुरू कर दी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई की इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि हिलरी ने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के हफ्ते भर पहले एफबीआई के ईमेल की जांच फिर से शुरू करने के फैसले ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कोमे ने अमेरिकी संसद को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जांचकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसे ईमेल लगे हैं जो पूरे मामले में काफी अहम हैं। Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information. हिलरी क्लिंटन ने माना है कि ईमेल का जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन उन्होंने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार किया है। I made a mistake using a private email. That's for sure. And if I had to do it over again, I would obviously do it differently. But I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that. राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने हिलरी पर आपराधिक मामला चलाने की भी मांग की। Hillary Clinton's corruption is on a scale we have never seen before. We must not let her take her criminal scheme into the Oval Office. हिलरी क्लिंटन ने बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में 2009 से 2013 तक विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापट्टनम में सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें अब तक 2-2 से बराबरी पर हैं। दोनों टीमों के बीच फाइनल की तरह होने वाला ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में हर हाल में जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं कीवी टीम का टारगेट पहली बार इंडिया को उसी के घर में हराकर
सीरीज जीतना होगा। टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल उसके सलामी जोड़ी रही है। रहाणे, रोहित अब तक अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप 49 रन की पहले वनडे में हुई थी। इसके बाद 21, 13 और 19 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वहीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम दक्षिण कोरिया के खिलाफ भी अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजय रही है। भारत ने पहले मैच में जापान को 10-2 के विशाल अंतर से हराकर टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत की थी और अंतिम लीग मैच में मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराकर 5 मैचों में चौथी जीत दर्ज की थी। भारत 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारतीय टीम के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 गोल हो सके हैं, जबकि 5 मैचों में भारतीय खिलाड़ी कुल 25 गोल दाग चुके हैं। दूसरी तरफ 11वीं विश्व वरीयता प्राप्त कोरियाई टीम अब तक टूर्नामेंट में 11 गोल कर सकी है, जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों में सबसे कम है। भारत साल 2011 में खिताब अपने नाम कर चुका है। सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सिंगापुर में WTA फाइनल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में ताइवान की हाओ चिंग-चान और युंग चान की जोड़ी को 7-6, 7-5 से सीधे सेटों में मात दी। सानिया और हिंगिस की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल के दोनों सेट जीतने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ा। पहला सेट टाई ब्रेकर तक खींचने के अलावा दूसरे सेट में भी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि उन्होंने तीसरे सेट तक नहीं जाने दिया और मैच अपने नाम कर लिया। भारतीय स्विस जोड़ी अब फाइनल में प्रवेश करने के लिए अगले मैच में चौथी सीड एकातेरिना माकारोवा और एलिना वेस्निना और आंद्रिया लावाकोवा और लूसी राधिका के बीच होने वाले मैच की विजेता जोड़ी से भिड़ेंगी। सानिया और हिंगिस सिर्फ इसी टूर्नामेंट के लिए एक बार फिर साथ जोड़ी बनाकर खेल रही हैं। राज्यसभा सचिवालय की फुटबॉल टीम ने अंतर मंत्रालय टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। दिल्ली में हुई टूर्नामेंट के कई विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। जूनियर डिवीजन में फाइनल मैच राज्यसभा सचिवालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम के बीच खेला गया, जिसमें 1 गोल की बढ़त से राज्यसभा सचिवालय की टीम ने जीत दर्ज की। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के माचिल में आतंकी हमला, पाकिस्तानी सेना भारतीय जवान मनदीप के शव को किया शक्त विक्षत, जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी ढेर। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा कर्नाटक हाई कोर्ट के कमरों में लगे ताले, संस्था को कमजोर करने पर उठाए सवाल। टाटा विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, रतन टाटा के खिलाफ जांच के लिए SIT की मांग। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने कहा मामले पर सरकार की नजर। राष्ट्रपति चुनाव से हफ्ते भर पहले हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका, FBI ने दोबारा शुरू की ईमेल की जांच, ट्रंप ने किया स्वागत। और खिताब से एक कदम दूर, सानिया और हिंगिस WTA के सेमीफाइनल में पहुंची जोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण कोरिया की भिड़ंत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।